अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। आ, कल तक तो हमें यही बताया जा रहा था कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हमने देखा कि पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो बुरी तरह कोलैप्स हुई। पाकिस्तान की जो मार्केट थी, जो अगर हम देखते हैं, जो सबसे बड़ा जो हमारा इंडेक्स है, यानी कि उसका जो इशारिये हैं, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करता हूँ, तो जैसे ही वो उसका पहला बिगल बजा स्टार्ट हुई तो वो 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स उसके गिर गए। इसी तरह अगर बाकी पूरी दुनिया की जानब देखते हैं तो एक कयोस की शक्ल हमें नजर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो कहीं शुरू ना हो रही हो, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज जो थी वो इन्वेस्टर्स के भी दिमागों में थी, और कारोबारी जो हल्के थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हुए थे, और सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, एक छोटा सा रास्ता बंद होने की वजह से था। और वो लेकिन आज जैसे ही हमने चीजों को देखा, और मैं ट्रंप की अगर बात करता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कुछ बयानात ऐसे आए जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजों की तरफ निशानदही की गई कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है चीजें जो है दोबारा अपने रूटीन में आ जाएंगी। क्योंकि उन्होंने एक जानब तो ये कहा कि हम जो है वो ऑलमोस्ट जंग जीत चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ एक आखिरी धक्का है लगाना है, जो कि दीवार, ईरान की दीवार जो तकरीबन गिर चुकी है उसको हम पूरा गिरा देंगे। और उसके बाद उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई, लेकिन उसका जवाब क्या मिला? उसका जवाब ये मिला कि जो मार्केट थी उसको बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और तेल की बंदिश की वजह से, जहां पे आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें जो थी वो तकरीबन $120 पर बैरल से भी क्रॉस कर चुकी थी, वो एकदम उनकी कीमत जो थी उसमें तकरीबन $20 तक की गिरावट जो है वो हमें देखने को नजर आई। ये तो वो चीजें थी जो कि इस जियोपॉलिटिक्स की वजह से, इकोनॉमिकली जो इस वक्त हालात हैं उनकी वजह से, जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे हमने इस पूरे खित्ते की इकोनॉमिक्स को हमने डिस्कस किया और उसकी पॉलिटिक्स को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ चीजें यकीनी तौर पे हम उसमें डिस्कस भी करेंगे कि आज की जो होने वाली डेवलपमेंट है वो कहाँ तक जा सकती है, और कौन कौन सी चीजें उसमें से, और हम लोग जो है हम उसमें से चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसमें सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनाई की अगर बात की, तो उन्होंने ना सिर्फ उनके ऊपर बाकायदा उन पर तनकीद की, और बल्कि उन्होंने कहा है कि वो हम मुझे नहीं लगता कि नए सुप्रीम कमांडर है वो खिते में अमन के साथ रह सकेंगे, बेसिकली क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता दिनों की बात करते हैं, जब मुज्तबा को अब खामनाई को बतौर सुप्रीम कमांडर के तौर पे चुना गया था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि इनको चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये, क्योंकि इनके वालिद को भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने जो शहीद किया है, लिहाजा ये उनका बदला लेने के लिए आगे आए हैं और उनको आगे लेके चलेंगे। और खैर, जितनी जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये तो आने वाले वक्तों में, दिनों में हमें पता लगेगा कि इसके पीछे असल जो है वजूहात क्या है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अमेरिका को इस जंग के अंदर अब तक जो है वो शदीद नुकसानात हुए हैं, और इन नुकसानात को शाया करने की वजह से अगर हम देखते हैं तो मशरक वस्ता की जो सैटेलाइट तस्वीर पे जो है एक पूरी एजेंसी है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और उसके बाद उस वेबसाइट की जानब से ये ऐलान भी किया गया है, ये उनकी जानब से खबर दी गई है कि अब वो तमाम के तमाम चीजें जो है हम उसको डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे। सिर्फ जो है ईरान और उसके जो मुल्हाका इलाके जो है वहां पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको हम दिखाएंगे, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो आफ्टर 96 आवर्स जो है उनको अपलोड किया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान ने जो जब उसने काउंटर अटैक किया, ये उसने रबर्टल दिया था, उसकी वजह से अमेरिका और इसराइल के साथ जिस वक्त जो सिचुएशन हुई है अब वो थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है, और इसी वजह से मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिला है ट्रंप के कुछ बयानात की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कतर में जो मौजूद अमरीकी बेस जो है उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर जो है एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल जजीरा का एक आर्टिकल आया, उसमें तो बाकायदा तौर पे कतर के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है कि वो ऊपर ऊपर जो है ज़ाहरी तौर पे तो अमेरिका के इत्तेहादी है, लेकिन दर पर्दा या पसे पर्दा जो है, ये अंडर द टेबल जो है उसके तमाम तर मामला जो है ईरान के साथ है। इन चीज़ों पे भी देखते हैं, बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर ये चीज़ें जो है इनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ईरान की जो है वो जो इस वक्त ताकत है, उसके ड्रोन्स हैं, उसकी फजाई मिसाइल जो हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ में आखिर में हम कोशिश करेंगे, अगर हमें थोड़ा सा वक्त मिल गया, जो यकीनी तौर पे हम कोशिश बिल्कुल करेंगे कि पाकिस्तान के कुछ मामला है उनको भी डिस्कस करिए, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता दिनों की बात करते हैं तो
बाकायदा तौर पे काबुल से ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की जानब से एक सफारती वफद को भेजा गया है, लेकिन दूसरी जानब जो है आज उसका रिबर्टल आ गया और उन्होंने कहा कि हमने किसी भी हुकूमती सतह पे कोई वफ्द आपके पास नहीं भेजा। मौलाना फजल रहमान साहब एक मजहबी लीडर हैं, वो अपनी ही पर्सनल कैपेसिटी में आपके जो मजहबी ज़ुअमा है या आपके उलमा है उनसे मुलाकात के लिए वो आपके पास आए। और उसके अलावा कहा भी ये जा रहा है कि इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो तालिबान के लिए काफी गंभीर हो चुकी है। वो कतर, चाइना और सऊदी अरब को बार बार फोन करके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात को सेटल किया जाए, लेकिन जवाब में उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपना एक वफ्द लेके आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम वफ्द जो है छुप छुपा के आएगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा अगर आपने आना है तो आप ओपनली आएंगे, सबको साथ लेके आएंगे, सबको बताएंगे कि आप हमारे पास मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। इन तब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जो दो मेहमान जो है वो तशरीफ लेके आए हैं। सबसे पहले अली अशरफ रता साहब, आप तजियाकार इंटरनेशनल अफेयर्स को आप देखते हैं। रता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उसके बाद हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार जो है अपना हसनैन अखलाक साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, उनकी भी सब बड़ी मेहरबानी आपका क्या आप तशरीफ लेके आए। अच्छा मैं शुरू करता हूं क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलते हैं। तो अली भाई, जो सबसे पहली बात जो थी जिसके ऊपर हम लोग गुज़िश्ता कई दिनों से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में एकदम इजाफा हो गया, और उसके बाद जो था हमारे मुख्तलिफ जो तज्जियाकार थे उनकी जानब से बहुत सारी बातें हुई, कुछ ने वो पॉजिटिवली उसको लेके चले, कुछ नेगेटिवली लेके चले। मैंने अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरी जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो मैं हो सकता था, मैंने तो इस हुकूमत के ऊपर अपनी तनकीद की, लेकिन वो मेरे अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। तो कुछ लोग तो यही समझते रहे कि शायद मैं हुकूमत की तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन हम जितनी तनकीद कर सकते थे कि अगर हमारे को मसाइल हैं तो हमें कम अज कम इतना तो सांस ले देने की गुंजाइश देनी चाहिए कि इंसान जिंदा रहे, वो बिल्कुल ही जो है निचोड़ ना दें। लेकिन सर आज जो हुआ है उसके बाद जो कीमतें बढ़ी, आपने देखा कि वो 55 रुपए के करीब कीमतें बढ़ी, लेकिन उसके फौरन बाद आज की खबर ये आई है कि 4 जहाज जो है वो ऑलरेडी डॉकयार्ड पे पहुंच चुके हैं और वो लग चुके हैं, और उसके बाद दोबारा ऑयल जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत जो है एकदम गिरी है, अराउंड अबाउट $20 पर बैरल। तो सर क्या आने वाले दिनों के अंदर आप ये समझते हैं कि वो जो बहर हम्स का जो एक पूरा ट्रैक है, क्या ट्रंप ने जो अपनी इंश्योरेंस दी थी कि हम आपको इंश्योरेंस देते हैं कि अपने जहाज यहाँ से बिला खौफ खतर गुजारें, मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ, क्या सर वो उसके ऊपर वो आ गए हैं या मामला कुछ और है? आप क्या देख रहे हैं? देखें, जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, फिलहाल जो सिचुएशन है रीजन के अंदर, उससे तो ट्रंप साहब की अपनी जो गारंटी है वो कौन देगा? ट्रंप साहब खुद सिक्योर नहीं है, वो अपना जहाज वहां से नहीं लेके जा रहे, तो वो दूसरों को क्या सिक्योरिटी देंगे? हाँ, वो मशवरा दे रहे हैं, वो मशवरा दे रहे हैं सिर्फ असेसमेंट के लिए कि किस तरह से वो डूबेगा, तो वो उसी असेसमेंट से जो है वो अपना जो रूट है वो सीधा करेंगे। ये एक समझ लीजिए कि जो इस वक्त की सिनेरियो है उसको देख के मैं बता रहा हूं आपको। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट का जो ताल्लुक है, $120 पर बैरल जो है वो मार्केट ने टच किया, और वो सिर्फ 1 घंटे के लिए सिर्फ मार्केट ने वो टच किया वो पॉइंट। उसके बाद वो नीचे आई, फिर वो एक दफा गई, फिर वो समझ लीजिए कि टोटल जो टेन्योर था उसका, अगर मैं उसको रफली कहूं तो वो एक दिन का जो है वो एक हाइप था, और उसके अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि उसमें ट्रू एंड वो बेसिकली अप एंड डाउन अप एंड डाउन बहुत ज्यादा था। हाँ जी, और उसमें आप देखें कि इस वक्त जो यूएस ऑयल है वो $86 पे है इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है, और जो यूरोपियन जो यूके है वो $90 है। तो ये जो प्रीवियस रेट से उसके ऊपर आ चुका है। तो इस वक्त जो सोचने की चीज है, जो पाकिस्तानियों के लिए जो एक अजाब की सूरत में इस रमजान के ऊपर गिरा था, ये जो एक बहुत बड़ी फ्यूल हाइक थी 55 रुपए पर लीटर, आई थिंक ये इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका था, और उसको रिवर्स होना चाहिए। जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट रिवर्स हुई है, चाहे वो एक दिन में हुई है या 1 घंटे में हुई है, हो गई रिवर्स, बिल्कुल हुई है। तो आपने 1 वीक के लिए जो है आपने 55 रुपए पर जो है वो कमा भी लिए गवर्नमेंट ने। और एक जो दूसरी थॉट है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो जब भी कभी डिजास्टर आता है, वो नेशनली आए या वो इंटरनेशनली आए, वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो सोचती है कमाएंगे कहां से, तो वो चाहे इनकम नहीं है ना सर हमारे पास, तो वो देखते हैं कि वो चाहे अमदाद की सूरत में आए, चाहे वो लोगों को फ्यूल बेच के आए या बिजली बेच के आए, क्योंकि ये 2-3 जराए ही हैं गवर्नमेंट के जहां से वो लोगों का पैसा जो है लेते हैं और वो इस मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज है, ये एक अहम चीज है जो पाकिस्तानियों के लिए, जो लोगों के लिए खुशखबरी है
कि इंटरनेशनल मार्केट्स में नीचे आई है और गवर्नमेंट को भी इसको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात है जो आप नाए हुर्मुज़ में जो है जो जहाजों के गुजरगाह है, तो उसमें एक अच्छी खबर यह है कि ईरान ने जो है ऐलान किया है कि हर वो मुल्क अपना जहाज वहां से लेके जा सकता है जिसकी जहां पे अमेरिका के अड्डे नहीं है या जहां पे उसके फौजी मौजूद नहीं है, जहां पे उसकी एम्बेसीज के लोगों को उसने निकाल दिया है, तो वो लेके जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जो है हमारी जंग है, हम एनिमीज हैं, और जो भी उसको सपोर्ट करेगा तो दोस्त का जो दुश्मन का दोस्त होता है वो भी दुश्मन होता है। अच्छा सर, इसमें बुरा न मानिए, मैं अगर चीज ऐड कर दूं तो सर, तेल पैदा करने वाला जो ये पूरे का पूरा खिता जो तेल पैदा करने का एक गढ़ कह लें आप, न्यूक्लियस है, ठीक है सर। और वो जो न्यूक्लियस है वो तमाम के तमाम कौन सा ऐसा मुल्क है सर जहां पे अमेरिका का अड्डा मौजूद नहीं है? तो बेसिकली कौन सा मुल्क वहां से गुजरेगा जो कि उस पूरे रीजन के अंदर है? तो बेसिक आप ये कहे, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर उस पूरे खिते का तेल बाहर नहीं जा सक रहा तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो वहां से अपना तेल वहां से गुजारेगा? अच्छा, अब उसमें यह है कि जैसे चाइना है, वो चाइना का जहाज वहां से गुजर सकता है क्योंकि चाइना के ना कोई इसका अड्डा है वहां पे, और मेजर जो बायर है दुनिया के अंदर ऑयल का, जो फ्यूल का, वो चाइना है। जो सबसे बड़ी जो बायर के तौर पे एज अ मार्केट जो है वो चाइना है। तो चाइना को उसने पहले दिन इजाजत दे दी थी क्योंकि चाइना का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह जो बाकी दुनिया के कंट्री जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, इंडिया भी आपको पता है ईरान के जो ऑयल का बायर रहा है, बहुत बिल्कुल रहा है, लेकिन अब तो नहीं, अब तो सर रशिया से ले रहा है। हाँ, रिसेंटली जो है उसने इसको जो है उसका छुरा घोंपा है उसने, इवन कि उनका जो अपना एक आर्मी ऑफिसर है उसने ये बात मानी है कि उसने जो ईरानियन जो जहाज मारा है यूएस ने या इजराइल ने, वो उनकी इंफॉर्मेशन पे मारा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये सर 180 से ज्यादा सर उन्होंने फौजी जो थे और वो निहत्ते, एग्जैक्टली, तो मींस कि वो भी जो प्रैक्टिस के लिए आए वहां पे या मशकों के लिए आए या किसी पार्टिसिपेशन के लिए आए, तो वो आपने वो मरवा दिए उनके अपने दोस्ती के लिए। लेकिन इंडिया के लिए ये चीज खतरनाक है कि आने वाले दिनों में इंडिया खुद फंस जाएगा। इंडिया एक समझ लें कि उसने शार्क से दोस्ती की है, शार्क जब तक तो दूसरों को खाएगी उस वक्त तक तो वो हैप्पी है, शायद इसको भी चंद टुकड़े मिल जाएंगे, लेकिन जब सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये बचेगा, और ये एक बड़ी मछली होगी जो उसके लिए तरन वाला होगी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तो अब हसनैन भाई, हम आते हैं खामनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाने के ऊपर, क्योंकि फिर हम यहां से चीजों को नीचे लेके आते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एक फिका है उस फिक के मुताबिक, इस मसलक के मुताबिक मरूसियत नहीं होनी चाहिए सर। वो तो मलूकियत की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और तमाम तर जो फंडामेंटल्स हैं इस फिक के वो इसी के ऊपर कायम है। लेकिन हमने क्या देखा वो सर, वो मरूसियत के ऊपर ही हम आ गए, और हम उसको बाकायदा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और उसको हम बैच भी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कमांडर ने कह दिया बट ठीक है, डेट्स ऑल। हम उस पर सर सरे तस्लीम खम है। पहले सर इस पे हम बात करते हैं, उसके बाद सर पे नीचे आते हैं। जी हसनैन भाई, आपका पॉइंट सर। ऐसे है, आपकी बात दुरुस्त है कि दुनिया में जो है वो हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है। यकीनी तौर पे कुछ दोस्तों का जो है वो इस हवाले से ये भी ख्याल है कि मलूकियत की जो है वो सूरत इख्तियार कर जाता है। बहरहाल जो ईरान को इस वक्त खुसूसी सूरत हाल दरपेश है, उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो उनके पास जो है वो शायद कोई ऐसा नाम भी मौजूद नहीं था जो उस तरीके से खामनी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, या ईरान की जो एक गुज़िश्ता 30-32 साल से एक सोच है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। तो उनके ख्याल में इस वक्त जो है वो मुश्तबा जो है वो उसकी सबसे बेहतरीन सूरत हो सकती थी, तो उन्होंने जो है उनको मुंतखब किया। बहरहाल हमें जो है वो ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल का जो है वो मकसद यहाँ पे रिजीम चेंज करना था, ठीक है, वो अब तक तो मुमकिन नहीं हो सके। अमेरिका को जो है हमें थोड़ा सा, अगर आप मुझे वो दीजिए, मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई की वजह जो है वो इस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता था कि तसादुम किसी ना किसी वक्त जरूर होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि नवंबर में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रंप को जो है वो ये यकीनी तौर पर ये आप कह लीजिए कि यकीन दिलवाया गया होगा कि आप अगर इस जंग को जीत लेते हैं और ईरान में रजीम को चेंज कर लेते हैं तो न सिर्फ जो है वो हमें उसमें आसानी होगी अगले इंतखाबात में। जी। आपको पता है कि सियासतदान जो है वो जंगें भी
अपने इंतखाबात के ही जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मंजर में जो है वो हमने सर देखा है अब पाकिस्तान सर भारत जो है उसका कोई एक इलेक्शन इवन सर उनके किसी भी एक स्टेट का भी इलेक्शन होता है, मैं उसी की मिसाल वो पाकिस्तान झंडे के ऊपर जी बिल्कुल। आप ये सबसे हमारा हमसाया है। हाँ। आपने देखा है कि वहां पे जो भारतीय वजीर आजम है वो गुज़िश्ता 10 साल से जो है वो इसी वॉर मॉनिटरिंग पे जो है वो तमाम अपनी सियासत चला रहे हैं। तो ईरान के साथ भी जो सूरत हाल दरपेश हुई है, आपने जो तमाम तर देखी है, उसमें बुनियादी वजह बिलाशुबा इसराइल की ईरान के साथ या ईरानी रजीम के साथ नफरत अपनी जगह पे है। लेकिन अमेरिका को इस वक्त जो है वो अगर किसी चीज की तेल के अलावा अगर आप क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर इस वादे पर बरसरे इक़्तिदार आए थे कि वो एंटी वॉर है। जी बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक शख्स अब अमेरिकी वोटर की अगर हम बात करें तो उनका ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आखिरी उनकी वो अक्लदानिश के अब मंबा है, लेकिन बहरहाल बाकी दुनिया से उनकी फिर भी जो है वो बेहतर है सियासी एतबार से सोच जो है। तो वो इस बात को अगले इंतखाबात में यकीनी तौर पे उन्होंने कंसीडर करना था कि ये जो वॉर हुई है या हो रही है इस दौरान, आप इसकी माली जो है वो कॉस्ट भी देखिए कि कितनी, यानी पैसों में भी जो है अमेरिका को इसका नुकसान होगा। फिर उनके जो है एसेट्स वो तबाह तो एक अलग रहे, उनकी नाकामी की हमने बेशुमार दास्तानें सुन भी रहे हैं। और आगे जब ये वॉर खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला जब भी कुछ अरसे में, तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारी जो है वो खुद, क्योंकि जो हमने देखा है कि जो एक निजाम है वहां पर बना हुआ, उसमें वो अपनी खामियों की कोताहियों की खुद निशानदेही करते हैं। चलिए ठीक है सर, ये तो आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली बात ये थी जैसे वो पाकिस्तान के अंदर भी होता है ना, वो एक आ जाता है कानून जरूरत आ जाता है सर, उसके बाद हम उसको चला रहे, ठीक है हम इसको मान लेते हैं, लिवरेज दे देते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल दरमियान में जंग की हालत में है, और हालत जंग में जो है बहुत सारी चीजें जो है फॉरफिट भी हो जाती हैं, तो हम मान लेते हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन सर अब इसके अंदर सर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है हसनैन भाई कि क्या जो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि उसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि आप आ रहा है, लेकिन सर इनका जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो ऑलरेडी जो है मुल्क से बाहर भी रहे हैं, और इंग्लैंड यूरोप वगैरह में भी जो है इनकी अपनी रिहाइश भी है। अच्छा। इनके मकानात भी हैं, घर भी हैं इनके, और इनकी वो उस तरह इनकी नहीं है जिस तरह के इनके रूट्स जो थे, बाकियों के जो रूट्स हैं वो ईरानी अवाम के साथ या अवामी ईरान के जो उसका जो फंडामेंटल्स जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या सर ये बात जो है हकीकत है, या ये उनके खिलाफ एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी थीरीज जो है उसको फैलाया जा रहा है? ईरान के हवाले से, यानी मैं मुज्तबा खामनेई की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो है वो अंदाजा ये है कि आप जो है वो देखेंगे कि वो अपने वालिद के से जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो अंदाज से चीजों को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बिलाशुबा पॉलिसी ईरान की अमेरिका के हवाले से भी वही रहेगी, इसराइल के हवाले से भी वही रहेगी, लेकिन ईरान जो है वो आगे यकीनी तौर पे अपनी पॉलिसी में जो है वो तब्दीली लेकर आएगा। ये हम इस तमाम चीजों को अगर इससे कतई नजर देखें तो ईरानी अवाम इससे सफर कर रही है। ठीक है। आप अंदाजा लगाइए कि आज का बयान जो है अमेरिकी सदर का ये है कि आज सबसे शदीद हमले जो है वो ईरान पर होंगे। बिल्कुल ऐसे। अब आप खुद जो है वो आपका भी यकीनी दिल बैठ जाता होगा कि वहां पर बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, मतलब अभी सर देखना 180 के करीब 160 प्लस जो बच्चियां जो स्कूल में जिनको जो है बल्कि बीबीसी की रिपोर्ट शहीद किया गया। देखिए ना आपके वो सदर ट्रंप ने जो है वो अपनी उसमें उसको डिनाई करने की कोशिश की है कि तो ईरान के अपना आज जो है बीबीसी ने उस पर फिर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो एक स्टोरी शाया की है जिसमें वो टोमाहाक मिसाइल था अमेरिकी जो वहां पे गिरता हुआ वो उसमें नजर आ रहा है, जो फुटेज है वहां पर मौजूद। जी बिल्कुल सर। इसीलिए तो सर जो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात किया है कि वो वहां पे जो वेबसाइट्स हैं जो कि सैटेलाइट जो तस्वीर जो है इमेजेस वगैरह दिखा रहे हैं, उन्होंने उनको बैन कर दिया है कि वो हसन साहब एक बड़ी ना खूबसूरत वो है कहावत है कि जंग में जो पहला कत्ल है ना वो सच्चाई का होता है। हाँ जी। ये मतलब है हम सबको, चूंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी मतलब है कुछ अरसे से इससे वाबस्ता हूं, हमें पता है कि जब जंग शुरू होती है तो ना सिर्फ फेक न्यूज का एक बिल्कुल आता है सिलसिला और फिर खुद
ट्रंप के हवाले से तो मशहूर है। ठीक और मोदी ट्रंप ये चलो वही ठीक सर, ये किरदार आप है ना। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि खामनई साहब के जो बेटे हैं मुज्तबा खामनई, उनको जो है वो एक कानूनी जरूरत के तहत जो है वो सुप्रीम कमांडर बनाया गया, और आने वाले दिनों में नो डाउट वो थोड़ा सा चेंज होंगे, या वो ऑलरेडी चेंज हैं, लेकिन पॉलिसी अमेरिका की वही रहेगी। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा अली भाई, कि जिस अभी आपने कहा कि ईरान ने ये कहा है कि जहां पे जी वो ममालिक, जिससे मैंने आपसे बात की कि जनाब अगर ऐसी बात है तो सऊदी अरब में उसके अड्डे हैं सर, कतर में उनके अड्डे हैं, सीरिया में उनके अड्डे हैं, कुवैत के अंदर उनके अड्डे हैं, यूएई का सर उन्होंने मार मार के तो दुम्बा बना दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा हमले उन्होंने यूएई के अंदर किए हैं। कल हमने पूरी डिटेल में पूरा सर यूएई वाला जो फैक्टर था हमने उसको डिस्कस किया था। तो अब कौन सा जहाज रह जाएगा? आपने कहा जी सर चाइना का जहाज वहां से जाएगा या जा रहा है, इसके अलावा सर कौन सा मुल्क है जो अपना जहाज वहां पे? इसका मतलब सर आप जो बात का मतलब ये निकला कि ईरान ये कह रहा है कि आप अपने जहाज ले आओ, तेल ले जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ईरान भी ऐसी होता है। हाँ सर, हो गया। दूसरी बात सर ये है कि वो ये कह रहा है, ट्रंप ने कहा है, और खासतौर पर फ्लोरिडा में सर उसने साफियों से बात की है कि अगर यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की गई आप नए हर्मज में, तो 20 गुना ज्यादा यानी कि वो अटैक्स होंगे। कहां पे? ईरान के अंदर सर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको मुश्तबा खामनई साहब के हवाले से जो एक आर्टिकल छपा है उनकी एसेट्स के ऊपर जो है वो बात की गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं मेरी स्टडी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लूं और आपके नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लूं। मैं आपको बता दूं कि जो मुश्तबा खामनई, इवन जो खामनई साहब जो सुप्रीम लीडर पहले शहीद हुए हैं, जी अली अमीन खान खामनई जी, अब जो उनकी सारी औलाद और उन समेत किसी के पास भी जाती घर भी नहीं है। अच्छा, जाती घर नहीं है उनके? जाती घर नहीं है, ये सारे रेंटेड हैं, मींस के रेंट के घर में रहते हैं। दे डोंट एक्चुअली ओन एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ईरान, इन ईरान, ठीक है। अच्छा, वही तो वही बात, बाहर तो क्या वो पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। हाँ, तो वो नहीं, वो आप बहुत ही एक बहुत ही निचले दर्जे के एक लीडर को किसी बहुत बड़े लीडर सर, मैं डायलॉग की बात कर रहा हूं। नहीं, वो डायलॉग देखिए, वो डायलॉग यहाँ पे बनता नहीं। अच्छा, बनता नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो अली खामनई साहब हैं, उनकी एक ही तारीख है, ठीक है, और वो तारीख जो है वो सबके सामने है। उनको जिस तरह मेरे पैनलिस्ट दोस्त ने बताया कि जंग शुरू होती है तो सबसे पहले जो कत्ल होता है वो सच्चाई का होता है। बिल्कुल, तो ये भी एक उसी तरह की एक आपको बताया कि वो चीज है। हाँ, मैंने सर ये पूछा ना कि क्या इसमें कोई हकीकत है या ये याराने मन जो है उनके खिलाफ को बात कर रहे हैं। दूसरी जो चीज है, जो सबसे बड़ा लॉस है, वो डॉलर से भी ज्यादा जो लॉस है वो गुडविल का लॉस है, जो अमेरिका और इजराइल का इस वक्त हो रहा है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि इजराइल की इस वक्त जो जनरेशन इजराइल के अंदर है, उसने अभी तक बॉम्ब खाए नहीं थे। हाँ जी, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वो 24 घंटे सायरन सुन सुन के अब जो है वो पागल हो जाए, अंडरग्राउंड रह रहे हैं। हाँ, वो अब वो इस वक्त जो पैदा होने वाले बच्चे हैं या जो ये जनरेशन है उनकी, अब याद रखिएगा ये मेंटली अपसेट हो जाएंगे और दोबारा ये कभी जंग नहीं लड़ेंगे। अगर पोस्ट वार जो सिनेरियोस चल रहे होते हैं, उसके बाद वो तो ज्यादा वो चीज जो है। और दूसरी ये चीज है कि अगर ये जंग 30 दिन, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, अगर मैं इनके जो तमाम एबिलिटीज को और इनके जो पीछे नेटवर्क्स हैं, जो इनकी कुमक है, उन सब चीजों को जो मैं अगर एस्टिमेट करता हूं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि अगर ये 30 दिन जंग जारी रही तो यूएस जो है वो हर सूरत यहां से भाग जाएगा। वो चाहे इजराइल चाहे या ना चाहे, सही, वो दोनों सूरतों में यहां से भाग जाएगा। वो ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकेगा क्योंकि गुडविल का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका होगा उसका कि उसको रिकवर करने के लिए आगे फिर शायद एक डेकेड लग जाएगी उसको, अमेरिका को। ठीक है। तो इस वजह से अगर ये जंग 30 दिन और जारी रहती है तो अमेरिका का यहां से भागना जरूरी है, चाहे वो जीत रहा हो फिर भी भाग जाएगा। 30 दिन से ज्यादा ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा उन्होंने दावा किया था, और खासतौर पर अगर वेनेजुएला के बारे में देखते हैं तो वो उन्होंने तो शायद चंद घंटे लगाए थे। आप सिर्फ वेनेजुएला को छोड़ दीजिए, पिछली आप 20 साल की 30 साल की तारीख उठाइए। इराक के अंदर सर, आप इराक की जो जंग है, इराक को उसने कैप्चर किया सिर्फ 20 दिनों के अंदर। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके अलावा आप कुवैत के अंदर इराक को शिकस्त दी सिर्फ 20 दिन के अंदर। आपने इजिप्ट के अंदर जो इजराइल की जंग थी वो कितने 6 दिन के अंदर। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये उसकी हिस्ट्री है कि वो 15-20 दिन से ज्यादा जंग नहीं कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। और स्पेशली वहां पे जहां पे सामने जो है फोर्स जो है बड़ी हो और उसके पीछे दूसरी जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो आके खड़ी हो गई हो। अब यूएस खुद इस बात को मान रहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो सारी की सारी उसको रशिया दे रहा है।
और जो उसका जितना भी जीपीएस सिस्टम था वो इससे निकल के वो चाइनीज सिस्टम पे चला गया। ईरान का हाँ, ईरान की बात कर रहा था ना, वो ईरान जो है वो जीपीएस से निकलकर वो चाइनीज सिस्टम पे चला गया है। सैटेलाइट पे तो वो चीज जो है, ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो इस वक्त ईरान के बैक पे खड़ी हैं। ठीक है। और अगर वो अपने इसी तरह खड़ी रही और कोई भी हर्डल ना आई तो फिर ये जंग जो है अमेरिका के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। और दूसरी जो थॉट ये है कि ये जंग जो है, जिस तरह मोदी जो है वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के साथ एक गड़बड़ी शुरू करता है और वो उसका फायदा लेता है, इस तरह आपको पता होगा कि इस वक्त एप्स्टीन जो फाइल्स हैं ट्रंप की, वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन थी यूएस के अंदर। उसको बहुत बड़ी बदनामी थी, मॉरली सोसाइटी के अंदर जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया था। इवन 60% लोग जो है वो उसको डिसलाइक कर रहे थे यूएस के अंदर। जो सर्वेज आए 60%, दैट वाज अ ह्यूज समझ ले शॉक फॉर ट्रंप गवर्नमेंट। तो उसके लिए उन्होंने कहा इसको रिकवर कैसे किया जाए, तो उन्होंने ये वाला जो है उन्होंने एक जो जंग का महाज है वो खोल दिया। अब वो बजाय इसके कि वो इससे रिकवर करें, मुझे लग रहा है कि वो इसमें फंस गए हैं। और आइंदा शायद जो है वो आने वाले दिन जो है वो यूएस के लिए अच्छे नहीं, वो चाहे जितने भी हमले करे। आपने 2 दिन पहले इनका बयान सुना होगा, वो कह रहे होंगे कि हमारे जो मिसाइल कम हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह रहे थे ना। तो ये बेसिकली ये भी एक ट्रैप था। वो एक्चुअल में वो ईरान को जो है वो पुश कर रहे थे कि हम तो खत्म हो रहे हैं, तुम अपनी फुल एक्सट्रीम से हमें मारो। एक्चुअल में वो उसको खत्म करना चाह रहे थे, यानी कि उसकी आर्मरी जो है या उसका असला जितना है वो तमाम का तमाम जो है वो तो एक्चुअल में ईरान उस चीज को समझ के उसने अपने जो है 2 दिन पहले स्लो कर दिए, 4, 5, 6 बस यहाँ तक आ गया था। लेकिन वो अब देखिएगा कि वो ईरान जो है उसका जितना उसने हैवी अटैक किया है उसका हैवी उसको आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें हमें आई हैं तो ईरान की जानिब से भी जो है रिबर्टन शुरू हो गया, और जितनी वहां से तादाद के अंदर जो है मिसाइल्स आ रहे हैं उसी तरह यहाँ से भी और एक खबर एक और भी जो है वो गर्दिश कर रही है, अभी ये मुसद्दका नहीं है लेकिन हो सकता है ये सच हो कि नेतन्याहू के भाई भाभी और उसके बच्चे ये तो सर वो एक अटैक में और वो लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो जो है वो मिसाइल जो है वो उनके घर में लगा, बाकायदा तौर पे घर में जाके लगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसनैन भाई, ये तो हमने कल खिते पे बात की और आपको भी पता है पूरे खिते के अंदर जो है वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे अमेरिका नहीं बैठा हुआ, अमेरिकन फौज नहीं बैठी हुई। लेकिन बात करते हैं, अगर हम कतर की बात करते हैं तो वो तो अल जजीरा ने तो बड़ी एक जो लिखा है, मुझे नहीं पता सर अल जजीरा कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से देखता हूं तो उसने हमेशा जो है बीएलए को और टीडीपी को सपोर्ट किया। शायद वो क्योंकि उनके वहां पे मामलात हैं, उनकी अपनी सर ठीक है अपनी एक उनकी एडिटोरियल पॉलिसी होगी। लेकिन अगर दूसरे मामले में बात करता हूं तो गजा के मामले में जहां पे उसने अपनी इंतहाई पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई हैं, वहां पे उसने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि दिखानी चाहिए थी, वो उसने बिल्कुल ही जो है ना वो दबा के रख दी थी। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो कतर है वो तो बेसिकली जो है वो तो इनका ईरान का साथी है। सर आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई इस किस्म के मामलात हैं सर हसनैन भाई, कि ये सिर्फ इल्जाम है उसके ऊपर? देखें, कतर जो है वो अरब ममालिक में आपने देखा है कि सऊदीया का भी हमेशा से खारजा पॉलिसी के हवाले से एक काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, मखसूस जो है वो रहा है जी सर। इसी तरह यूएई भी अब हम सबके सामने जो है वो है आ चुका है कि उसके इसराइल के साथ जो है वो बड़े करीबी मतलब ताल्लुकात बन चुके हैं। लेकिन कतर और बहरीन जो है वो अरब ममालिक में 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्हें हमने माजी में भी जो है मीडिएटर के तौर पे हमेशा देखा है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कतरी इन ममालिक के या कतरी जो फरमा रवा है जी जी, वो यकीनी तौर पर ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कभी भी इस तरह के कशीदा नहीं रहे हैं जैसे लोग समझते हैं। सही। तो इसमें कोई मतलब अल जजीरा ने कोई ऐसी बाकमाल हम पे अफशा नहीं कर दिया राज कि जिससे हम परेशान हो। तो सबको पता है कि आप देखिए ना जो तालिबान है, अफगान तालिबान, उनके अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कहाँ हुए थे? बिल्कुल। जो अफगान तालिबान का पहला दफ्तर खुला था वो मुझे बताइए कहाँ खुला था? सर वो कतर में, कतर के अंदर ना। तो अभी भी सर उनका दारुल हुकूमत वैसे देखे तो दारुल हुकूमत तो कतर ही है सर उनका, तो उनका तमाम ऑफिस जो है वो कतर में मौजूद है ना सर, उनका बेस कैंप। लेकिन वो गुजारिश ये है कि ममालिक जो है वो खुद को अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको बहुत सारे जो उमूर है उन पर उस्तवार करते हैं। तो कतर ने भी जो है वो इस हवाले से वो किया हुआ है। अल जजीरा की जो स्टोरी है वो यकीनी तौर पे उन्होंने
किसी खास पस मंजर में दी होगी, तो शायद हो सकता है कि जो है उनका मकसद ये हो कि आगे जब ईरान और अमेरिका के जो आपसी मुज़ाकरात किसी भी मौके पर अगर हमें नजर आए, तो वो कम से कम इन लोगों की इन ममालिक की जानिब से जो है वो हम कम से कम उनको एक जगह पे बिठाने के लिए कोई हमारे पास एक जगह मौजूद होनी चाहिए, एक फरीक ऐसा मौजूद हो जो उनको एक मेज पर जो है वो बिठा सके। तो अगर कतर के ईरान वालों से कुछ ताल्लुकात अल जजीरा ने राज अफशा कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं है ये, बल्कि कल को आप देखेंगे अमन के लिए चीज इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। चले मैं इसी बात को अपना आगे लेके चलता हूँ। उसमें ये बेसिकली आर्टिकल जो है वो यगाल कारमन ने लिखा है, ठीक है सर, यगाल कारमन ने लिखा, और यगाल कारमन जो है ये इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस का साबिक कर्नल है, ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा जो है ये नेतन्याहू को कई दफा रगड़ा दे चुका है, ठीक है सर। और अभी भी जो है उसने कहा है स्टोरी जिसमें कहा, जो असल में सबसे ज्यादा रगड़ा जो लगा था नेतन्याहू को, उसने ये कहा था कि कतर जो है, कतर की हुकूमत जो है वो इसराइली हुकूमत के जरिए हमास की जो है वो फंड फराहम करती है। जैसे आपने पहले बात की थी कि वो उसके चीजें होती हैं, लेकिन अब उसके साथ यगाल, यानी कि उसका यगाल कारमन उसका पूरा नाम है, उसने कहा है कि कतर का जैसे ये जो है वो जंग खत्म होगी तो कतर के जो अमीर होंगे उनका इक़्तिदार भी खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। इस पे सर जरा मैं आपको बताऊं कि अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात कह रहा था जी कि यूएस और इजराइल एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ईरान जो है वो सिर्फ एक फ्रंट वॉर है, ठीक, बहाना है, एक बैटल है, एक बैटलफील्ड है, लेकिन एक्चुअल में जो निशाना है वो ये गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। आप देखिए कि पूरी दुनिया की इस वक्त जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है वो इन गल्फ कंट्रीज की तरफ है, वो दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, ठीक है। एक तो ऑयल रिच कंट्रीज हैं और इनके रियाद भी इनके साथ ही है, मींस के ये एक ही पूरा एक रीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो यहाँ पे इतना डॉलर पड़ा हुआ है लोगों का, इतनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो इजराइल में गजा पट्टी के ऊपर कैसे शिफ्ट होगी? सही, वो तभी शिफ्ट होगी जब इस रीजन के अंदर जो है अनरेस्ट होगा, जब लोगों को ये लगेगा कि दुबई अब सिक्योर नहीं रहा है, ठीक है, जब उनको लगेगा कतर सिक्योर नहीं है, नहीं, ठीक है, बहरीन और कुवैत सिक्योर नहीं है, सर बेसिकली वो डरेंगे तो इन्वेस्टमेंट वहां से निकालेंगे। ऑब्वियसली देखें, सबसे जो बड़ी जो डॉलर जो जब फ्लाई करता है कहीं से, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो इनसिक्योरिटी ही होती है, थ्रेट होता है, ठीक है, कि लोग जो है वो चाहते हैं कि उनकी दौलत जो है वो महफूज रहे, वो किसी बम धमाके में उड़ा ना दी जाए, ठीक है। तो वो चीज जो है वो एक्चुअल में इजराइल और यूएस जो है वो बड़े ऑब्जेक्टिव, और बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस रीजन के अंदर, पूरे के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, और ये जो दौलत है यहां से, इसको गजा जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि वहां पे इंसानियत का कत्ल किया गया, बिल्कुल और हर चीज 1 लाख लोगों को मारा गया, हर चीज वो उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव यही था कि गजा की पट्टी को खाली करवा के एक बहुत बड़े एरिया को बिल्कुल दुबई तर्ज के ऊपर जो है आबाद किया जाए, ठीक है, और यहां से जो दौलत है वहां पे शिफ्ट की जाए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नई मार्केट को जो है वो तो मेरा ख्याल है कि जो इस रीजन का थिंक टैंक है, सिर्फ अमेरिका के पास ही दिमाग नहीं है, इस रीजन का जो थिंक टैंक है उसने भी ये बात डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फील की होगी कि हमारे रीजन को अनरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा होगा कि कतर ने जो है उस तरह से एग्रेसिवली जो वहां पे उसकी बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं उसने रिएक्ट नहीं किया, कोई ने भी जिस तरह से दुबई ने किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस चीज को क्लू लेकर उनको जो है ये अब प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, इस तरह की स्टोरीज बनाई जा रही हैं, ताकि उनको प्रेशराइज करके उनको भी इस वॉर के अंदर धकेला जाए। ठीक हो गया जी। हसनैन भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतनी बात इजाफा करना चाह रहा था जी कि जब कहीं पर भी जंग होती है, ये असल में जंग जो है वो ग्रेट गेम है, और ग्रेट गेम के अंदर जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल। और अगर उसमें 6 फरीक मतलब मौजूद है तो आप ये समझ लीजिए कि वो 6 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लेके बैठे, यानी कि एक जंग जो है अगर उसमें 6 बंदे वो 36 ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत सारी जो है वो डायमेंशंस उसके अंदर वो यूज हो रही। तो यहाँ पर जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि वो उसको करना चाह रहे हैं कन्वर्ट। देखिए अमेरिका, हम चाहे मतलब जितना मर्जी है समझे कि इसराइल के साथ है, और वो बिलाशुबा इसराइल के साथ है, और इसराइल उसका बगल बच्चा है, लेकिन सबसे हमें जो है ना सोचना चाहिए कि ट्रंप के जो नारा लेकर आया है वो है सबसे पहले अमेरिका,
तो वो अगर यहाँ से कोई भी कंपनीज को वापस, यानी कि जैसे इन्होंने बताया कि डराना चाह रहे हैं, तो उनका मकसद ये है कि उस तमाम उसको जो है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट किया जाए, कि दुनिया में वाहिद जगह अगर कोई महफूज है वो जो हम चीन से भी महफूज है। हमने अब तक ये बात नहीं की कि इसका जो सबसे बुनियादी फरीक जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि चीन इस तमाम उसके अंदर, अभी जैसे इन्होंने फरमाया कि उन्होंने जो है वो अपना जीपीएस से वो बाइडो की तरफ चले गए हैं, जो चीनी जीपीएस सिस्टम है। हाँ जी, वो पाकिस्तान तो 2008 में जो है वो इस तरफ जा चुका है। पाकिस्तान वो हमें नजर भी आ गया ना, अभी रिसेंट जंग में हमने वो चीजें देख भी ली। जी बिल्कुल, उसको आपने मुजाहरा भी वो देख लिया। तो हम यानी वो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसका मकसद ये है कि ये कभी भी नहीं चाहेगा अमेरिका कि वो एक लम्हे के लिए भी आलमी ये दुनिया में अब आगे लड़ाइयां मईशत बिल्कुल मईशत की, अभी भी हम देख रहे थे वो मईशत की लड़ाई। अच्छा हसनैन भाई, अभी जिस तरह आपने बात की थी और आपने कहा था कि जिसे आपने कहा था कि कतर जो है, दोहा जो है बेसिकली वो एक सेंटर है, ऑलमोस्ट इट्स सेकंड जो है वो उनका कैपिटल सिटी फॉर द तालिबान है। तो उसमें सर कल एक बड़ी खबर एक चलती रही है कि जी दोहा में जो है वो तालिबान का दफ्तर बंद कर दिया गया। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा उसको खंगाला तो पता लगा कि वो खबर जो थी वो उन अकाउंट से ज्यादा शेयर की जा रही थी जो कि अफगान अमूर को चला रहे हैं या बेसिकली उनको रिपोर्ट करते हैं। तो सर क्या बेसिकली कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि कतर को एक पैगाम दिया गया है कि अब दफ्तर को बंद कर दिया जाए? जी हसनैन भाई। उसमें अफगान तालिबान के दफ्तर? जी सर। देखिए, अफगान तालिबान को अब तक दुनिया ने लेजिटिमेसी जो है वो नहीं दी है। ठीक है। वो अब तक कानूनी तौर पर अफगानिस्तान के हुक्मरान नहीं है। हमने उनको जो है लेवरेज दिया हुआ था कि हम उनको निगरान हुकूमत के तौर पे जो है, वरना पूरी दुनिया के अंदर उनको गैर कानूनी काबिज़ीन के तौर पे वो तस्लीम किया जाता है। अफगान तालिबान का वहां पे दफ्तर होना कतर में, ये को मेरे ख्याल में इतनी बड़ी वो नहीं है। ये अफगान जो अकाउंट्स हैं, हाँ जी, वो भी दरअसल रन कहाँ से हो रही है सर? वो तो मुख्तलिफ जगहों से, खासतौर पर मेजोरिटी अगर हम देखते हैं वो तो भारत से हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये असल में आपको तमाम ताने बाने जो है वो भारत की तरफ ही नजर आएंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कोई, अभी देखिए ना, ये सारे अगर वहां से कंपनीज अपने आप को शिफ्ट करती हैं दुबई से या कतर से या और दूसरे अरब ममालिक से, तो उनके लिए करीब तरीन जगह जो है या फार ईस्ट बनती है और या फिर जो है वो इंडिया जो आप कह सकते हैं कि वो बनता है। तो जैसे चाइना के हवाले से भी आपने देखा, जब अमेरिकी सदर ने शुरू में जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो जो इंडियंस हैं वो शुरू में तो बहुत खुश थे कि शायद जो है वो हमारे लिए कोई लॉटरी निकल आई और पता नहीं यहाँ पे कौन कौन से कारखाने जो है वो आगे लग जाएंगे अमेरिकियों के। तो लेकिन वो उसके बाद बहरहाल सूरत हाल उनके काबू में उस तरीके से नहीं रही। ये हमें जो है वो समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान को या पाकिस्तानी मफादात को कोई डिस्टेबलाइज कर सकता है, कोई कुव्वत जो है वो हमें मुताबिक कर सकती है, आपका पॉइंट आ गया, तो वो भारत है। भारत, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अली भाई, ये जो जिस तरह इन्होंने बात की है, अगर उसमें अगर इसी तनाजर को अब मैं आगे लेके चलता हूँ, कतर के मामले के ऊपर बात करता हूँ, तो सर देखिए, कतर को पूरी दुनिया के अंदर सालसी करने का बड़ा शौक पैदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो जिस हम भारत की अगर मैं बात की, अभी हसनैन भाई ने भी भारत की बात की है, तो कुछ अरसा पहले की बात है, 6 जासूस जो थे वो इंडियन जासूस पकड़े गए जो कि नेवी के मुलाजिम थे। ठीक है, जैसे ही वो पकड़े गए फौरन उन्होंने, मोदी ने शाहरुख खान को भेजा, उन 6 के 6 को रिहाई दिलवाई, जिनमें से 5 जो थे वो तो वापस आ गए, लेकिन एक वहां पर रहेगा जिसको गुजरे तकरीबन कुछ 60 दिन पहले उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अब एक बंदा आज के दिन में फिर गिरफ्तार हुआ है जो कि इंडियन है, जो कि वहां पे जासूसी कर रहा था, किसके लिए? इजराइल के लिए या उनके मोसाद के लिए। तो सर ये जो चीजें हैं, क्या ये ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं शो करती? अच्छा, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम आपको सालसी करवा रहे हैं और खुद उनके अंदर ये चीजें निकल रही हैं। इसके अंदर मैं एक आपको और खबर बताऊं कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, सऊदीया में भी कुछ इंडियन्स पकड़े गए हैं जी जो प्लान कर रहे थे उनकी रिफाइनरीज को टारगेट करने के लिए। सर जैसे ठीक है, अभी पीछे हुआ ना, आरामको पे अटैक हुआ तो बाद में पता लगा वो इजराइल ने किया था। हाँ, तो वो चीज जो है वो पकड़े गए हैं वहां पे भी इंडियंस ही थे।
एक्चुअल में इंडिया जो है वो अपनी जो एक फ्रेंडशिप है या अपनी जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा दोस्ती वो अपनी इजराइल के साथ साबित करने के चक्रों में। सर अब मैं चीज ऐड करूं सर वो मोदी ने तो बबांगे दोहल कहा है कि ये फादरलैंड है और ये मदरलैंड है, तो सर वो बाप है सर, वो उनका बाप है, वो अपने बाप के साथ वफादारी के चक्रों में अपने जो शहरी हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहा है और उसमें वो पकड़े जा रहे हैं और वो बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, जहां तक रह गया कतर का रोल, तो ये जो अफगानिस्तान का मैटर था पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी वॉर स्टार्ट हुई या अफगानियों ने हमारे बॉर्डर चौकियों पे हमले किए, उसके पीछे भी जो कहा जा रहा है वो एक गल्फ स्टेट का नाम आ रहा है। और वो सर खुल के बात करें, यूएई का नाम आ रहा है सर, खुल के बात करें, गल्फ स्टेट ना कहना सर, खुल के बात करें। अब वो जो यूएई के कहने पे ये सारा कुछ हुआ, यूएई एक्चुअल में पाकिस्तान और कतर के जो ताल्लुकात हैं, अब पाकिस्तान ने फिर कतर से कहा कि हम आपके कहने पे इनको ये सारी लेजिटिमेसी जो दी थी हमने, जी आप उसके अंदर जो है वो ग्रंटर थे। बिल्कुल है, ठीक है। अब आप बताइए कि अब क्या है, तो उसके नतीजे में फिर कतर ने उनको प्रेशराइज करने के लिए उनका ऑफिस जो है उनको कहा कि अगर आपने किसी और का बगल बच्चा बंद आपने रीजन में अफरा तफरी करनी है तो फिर आप अपना ऑफिस भी वहां पे बना लीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी ऑफिस बंद नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उनको इंटीमेट किया गया है कि आप अपना ऑफिस यहां से बुरा से गोल कीजिए। सर बेसिकली आप वही बात हुई ना कि उनको पैगाम दिया जा रहा है कि भाई करो। हाँ, ये जो अभी तालिबान जो है ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं, बिल्कुल ऐसे वो इसी वजह से कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट से उनको एक बड़ा प्रेशर जो है वो मिल रहा है। ठीक है, जहां तक रह गई बात कतर की कि आने वाले दिनों में जो आपने पहले बात की थी कि कतर की गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, तो कतर की गवर्नमेंट रहे या ना सर रहे, मैंने नहीं कहा सर, वो तो डेगाल ने कहा ना। हाँ, डेगाल हारमन ने, हाँ, तो वो रहे या ना रहे, लेकिन ये बात अब लिखी गई है कि जो इजरायली इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो सायरन की आवाज सुन सुन के नफसियाती हो जाएंगे। ठीक हो, और इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, वक्त की कमी जो है वो एकदम आड़े आ गई, अगरचे कि हम तो चाह रहे थे कि हमने 2-3 चीजें इस पे करें, लेकिन क्योंकि एनीवेज इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जो है ना दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपने तमाम तरह जो गुफ्तगू सुनी है उससे एक चीज जो है वो एक एस्टेब्लिश ये होती है कि असूली तौर पे देखा जाए तो जो ईरान का जो मामला है, ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया और उसने गुज़िश्ता साल भी जो था उसने साबित किया, और 12 रोजा जंग के अंदर उसने अपने आप को डिफेंड किया और इंतहाई जुर्रत के साथ उसने डिफेंड किया, जिसके नतीजे में अमेरिका को और इजराइल को वो उस वक्त वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। और उसके बाद अभी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आज जो है वो 10वां रोज है जो है जंग का, और अभी तक अमेरिका और इजराइल को वो तमाम तर अहदाफ हासिल नहीं हो पाए जो कि वो चाहते हुए आए थे। पूरी एक रजीम चेंज करना चाह रहे थे, अगरचे के उन्होंने सर काट दिया, लेकिन धड़ जो था उसने दोबारा एक नया सर अपने ऊपर लगा लिया और उन्हीं आंखों को इस्तेमाल करते हुए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ वो हमने देखा कि दोबारा अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है। ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उसने उनके इत्तेहादियों की वो दरगत बनाई है कि वो अब उसके जो इत्तेहादी थे जिनको कि इंश्योरेंस दी गई थी, गारंटी दी गई थी कि आपके ऊपर एक चिड़िया भी आपकी इजाजत के बगैर आपके इलाके के ऊपर से गुजर नहीं सकती, उसी ममालिक के अंदर जब मुसलसल मिसाइल गिरने शुरू हुए, मुसलसल बम्स गिरने शुरू हो गए, और तो और अमेरिका का जो खतरनाक तरीन जंगी त्यारे F-15 जब वो फ्रेंडली फायर में गिरना शुरू हो जाएं तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो इंश्योरेंस और गारंटीज जो थी वो हवा हो गई। और आने वाले दिनों में जो हम भी देख रहे हैं और आप भी देखेंगे कि इन ममालिक का अमेरिका के ऊपर से जो है उनका जो रिलाई करते हैं या उसके ऊपर वो अपना एतबार करके बैठे हुए हैं कि वो उनको सिक्योरिटी मुहैया करेगा, वो खत्म होता हुआ हमें इसी जंग के अंदर, 10 रोजा जंग के अंदर वो तमाम के तमाम जो एक बुलबुला बनाया हुआ था वो फट चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल जो है वो सेम वक्त सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।